इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 से, जहां न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक वॉकर है। फ्रैंक का दिमाग बहुत ही इनोवेटिव है। उसने एक जेट पैक बनाया है। वो उस जेट पैक को लेकर डेविड निक्स के पास जाता है। डेविड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा जेट पैक काम करता है। फ्रैंक कहता है कि मेरा जेट पैक काम तो करता है लेकिन सही नहीं है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम अथीना है। वो फ्रैंक के काम से बहुत ही इम्प्रेस होती है, लेकिन डेविड उसके काम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। फ्रैंक बाहर जब उदास बैठा होता है तो उसके पास अथीना आती है। वो उसे एक लेपल पेन देती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना। फ्रैंक उसे पूछता है कि तुम कौन हो। अथीना कहती है कि मैं फ्यूचर हूँ। इसके बाद फ्रैंक उसके पीछे एक बोट से जाता है और जब उसकी बोट एक टनल के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक लेजर लाइट फ्रैंक की लेपल पेन को जो उसे अथीना ने दी थी उसे स्कैन करती है। इसके बाद एक गेट खुलता है जिससे उसकी बोट नीचे जाती है और एक अजीब से कमरे के सामने रुक जाती है। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कमरा नहीं है बल्कि एक लिफ्ट है जो उसे नीचे ले जाती है। फ्रैंक यहाँ से बाहर निकलता है। तभी यहाँ पर दो रोबोट्स आती हैं जो फ्रैंक को स्कैन करते हैं। वो फ्रैंक के जेट पैक को भी देखते हैं और उसके जेट पैक में जो भी कमियां होती हैं रोबोट उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है। तभी यहाँ पर फ्रैंक को दो लोग देख लेते हैं। फ्रैंक उनसे डर कर नीचे गिर जाता है और जब वो लगातार जमीन की तरफ गिर रहा होता है तभी वो अपने जेट पैक को पकड़ लेता है, जिसे स्टार्ट करके वो जमीन पर गिरने से बच जाता है। इसके बाद फ्रैंक अथीना के पास जाता है। अथीना उसे बताती है कि इस जगह का नाम है टुमारोलैंड और इस बात को कई साल बीत जाते हैं। फ्रैंक टुमारोलैंड में रहते रहते अब बूढ़ा हो चुका है और ये वक्त होता है साल 2015 का, जहां अर्थ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैसी है। कैसी नासा के लॉन्च प्रोग्राम में जानबूझकर बार बार खराबी ले आती है क्योंकि उसके फादर नासा में इंजीनियर हैं और अगर ये लॉन्च हो गया तो उसके फादर की जॉब छूट जाएगी। एक बार कैसी जब नासा के लॉन्च प्रोग्राम में खराबी कर रही होती है तो उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके सामान में एक लेपल पिन भी होती है। ये लेपल पिन ठीक वैसी होती है जैसा आज से कई साल पहले साल 1964 में फ्रैंक को मिली थी। जैसे कैसी उस पिन को हाथ लगाती है तो वो टुमारोलैंड पहुंच जाती है। ये दुनिया देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत मॉडर्न होता है। इस दुनिया में कैसी तो सबको देख सकती है लेकिन कैसी को कोई भी नहीं देख सकता। और तभी उसकी पिन में रिवर्स काउंटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके पिन की जो बैटरी है वो खत्म हो रही है। और जैसे ही पिन की बैटरी खत्म होती है वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। कैसी पूरी तरह से हैरान होती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो वापस अपने घर जाती है और अपने भाई को सब कुछ बताती है। ये दोनों के दोनों इंटरनेट पर पिन को सर्च करना शुरू करते हैं और इंटरनेट पर उन्हें वैसा ही पिन दिख जाता है जिस पर एक एड्रेस होता है और कैसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। दरअसल ये एक शॉप होती है और जब कैसी शॉप के ओनर्स को पिन दिखाती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो कैसी से पूछते हैं कि क्या तुम छोटी लड़की से मिली। कैसी कहती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब कैसी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाती तो वो दोनों के दोनों कैसी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कैसी को मारते यहाँ पर अथीना आ जाती है। वो कैसी को बचाने के लिए शॉप के ओनर से लड़ती है और लड़ाई के दौरान वो एक गर्दन उखाड़ देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शॉप के जो ओनर्स थे वो असल में रोबोट्स थे। और जैसे ही कैसी और अथीना शॉप से बाहर निकलते हैं तब यहाँ पर एक रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। एथीना यहाँ से कार चुराती है और कैसी को इस जगह से लेकर निकल जाती है। एथीना वही है जिसने साल 1964 में फ्रैंक को पिन दिया था और आज भी वो उतनी ही है क्योंकि एथीना एक इंसान नहीं है, वो भी एक रोबोट है। एथीना कैसी से कहती है कि मैं एक रोबोट हूँ। जो पिन तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ मिला था वो मेरा आखिरी पिन था और टुमारोलैंड कोई वहम नहीं बल्कि वो एक सच्चाई है। मेरा काम दुनिया से ऐसे लोगों को टुमारोलैंड लेकर जाना है जिनके अंदर टैलेंट है, जो कुछ करना चाहते हैं ताकि वो टुमारोलैंड जाकर नई नई चीजें बनाएं, नई इन्वेंशन करें। और तुम्हें भी टुमारोलैंड के लिए चुना गया है। अगली सुबह एथीना कैसी को फ्रैंक के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है और जब कैसी फ्रैंक के घर जाती है और उसे वो पिन दिखाती है जिसे छूने के बाद वो टुमारोलैंड पहुंच गई थी तो फ्रैंक बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। पर कैसी टुमारोलैंड जाना चाहती है इसलिए वो उसके घर के बाहर बैठी रहती है। रात को फ्रैंक अपनी स्क्रीन पर देखता है कि उसके घर की तरफ एक जलता हुआ बुलडोजर आ रहा है। वो भागता हुआ बाहर जाता है और एक एडवांस मशीन के साथ वो उस बुलडोजर को
वहीं पर ही जमा देता है। तभी केसी उसके घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। फ्रैंक उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर केसी कहती है कि जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड नहीं ले जाओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। केसी वहाँ पर बहुत सी मॉडर्न चीजें देखती है और जब वो एक कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं जिन पर जमीन की तबाही की अलग अलग स्टेजेस चल रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर 60 दिनों का एक रिवर्स काउंट भी चल रहा होता है, यानी कि 60 दिनों में धरती खत्म होने वाली है। तभी फ्रैंक अंदर आ जाता है और वो केसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। केसी उसे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुमने ऐसा क्या किया था जिसे तुम्हें टुमारोलैंड से निकाला गया। फ्रैंक बताता है कि मैंने एक ऐसा इन्वेंशन किया था जिस वजह से मुझे सालों पहले टुमारोलैंड से निकाल दिया गया और तुम मॉनिटर्स पर अर्थ की जो तबाही देख रही हो ये पक्का होगी। पर केसी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसके यकीन न करने की वजह से स्क्रीन पर जितनी भी अर्थ पर तबाही चल रही होती है वो सब की सब कम हो जाती है। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब यहाँ पर रोबोट्स की एक टीम केसी को मारने के लिए आ जाती है, लेकिन फ्रैंक केसी को उन खतरनाक रोबोट्स से बचाता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ एक बाथटब में बैठाता है और तभी यहाँ पर एक रोबोट उनके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारता वो हवा में तोप की गोली की तरह उड़ जाता है। पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और उनका बाथटब पास ही में एक झील पर जाकर गिरता है। दरअसल फ्रैंक ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। अब यहाँ पर एथीना भी आ जाती है जिसे देखकर फ्रैंक बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि फ्रैंक और एथीना बचपन में जब दोस्त थे तो एथीना ने उसे अपने रोबोट होने की सच्चाई छुपाई थी। लेकिन फ्रैंक को अब इन दोनों के साथ जाना पड़ता है। गाड़ी में इन दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि तुमने इसे पिन कैसे दिया जबकि टुमारोलैंड में सारे पिन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एथीना कहती कि मैं 12 पिन्स लेकर भाग गई थी और जो पिन मैंने केसी को दिया था वो आखिरी पिन था और एक यही वजह होती है कि टुमारोलैंड वाले केसी और एथीना दोनों को मारना चाहते हैं। अब ये तीनों के तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है। इस डिवाइस से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फ्रैंक यहाँ पर एथीना से पूछता है कि केसी को क्यों चुना गया। वो बताती है कि अभी तक उसने हार नहीं मानी। दरअसल धरती पर लगभग सभी लोग ये मान चुके होते हैं, लेकिन केसी को अभी भी यकीन होता है कि कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। इसके बाद ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस से पेरिस के आईफल टावर के टॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये एक सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं, जिस रूम में गस्टव आईफल जिसने आईफल टावर बनाया था शादी जूलियस वर्ने, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की डमीज होती हैं। फ्रैंक केसी को बताता है कि इन सब ने मिलकर एक फ्यूचर सोसाइटी बनाई थी ताकि साइंटिस्ट वहां बिना रोक टोक के इन्वेंशन कर सकें। इस जगह का नाम रखा गया टुमारोलैंड, जो कि एक दूसरे डायमेंशन में है। और आईफल टावर लोगों के घूमने के लिए देखने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक एंटीना है। यहाँ से हम टुमारोलैंड जा सकते हैं। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने इसे इसलिए बनाया था ताकि इमरजेंसी में वो यहाँ से टुमारोलैंड जा सके, पर उन्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और फ्रैंक यहाँ पर मशीन को स्टार्ट करता है और मशीन के स्टार्ट करते ही जमीन के नीचे से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है। आईफल टावर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि आईफल टावर 2 हिस्सों में कैसे बढ़ गया। और अब ये तीनों उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर यहाँ से दूसरे डायमेंशन यानी कि टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टुमारोलैंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ इन तीनों के पास आता है, जिसका नाम डेविड निक्स है। डेविड इन तीनों को धरती पर वापस भेजना चाहता है, पर फ्रैंक उसे बताता है कि धरती पर मैंने तुम्हारी उस मशीन की जिस मशीन से तुम फ्यूचर देख सकते हो, जैसे मुझे धरती का आने वाला फ्यूचर दिख रहा था। लेकिन जब मैंने ये बात केसी को बताई तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और जब उसने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर धरती की कंडीशन पहले से बेहतर हो गई, यानी कि वहाँ पर तबाही दिखना कम हो गई थी। लेकिन डेविड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पर केसी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो फ्रैंक से पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। फ्रैंक उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम जैसी हो वैसी रहना। इसके बाद ये उस मशीन के पास पहुंच जाते हैं जिसे पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है। ये मशीन फ्रैंक ने उस वक्त बनाई थी जब वो टुमारोलैंड में था, और अभी उस मशीन को स्टार्ट करते हैं। केसी का माइंड बहुत तेज होता है, इसीलिए आसानी से वो उस मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर देती है और उन्हें धरती के आने वाला कल दिखना शुरू हो जाता है। केसी अपने घर को भी देखती है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये सारी तस्वीरें आज से 7 दिन के बाद की हैं, जब धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। केसी इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और जैसे ही वो ऐसा बोलती है, अर्थ के फ्यूचर में जहाँ पर उन्हें सिर्फ तबाही दिख रही थी वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि डेविड इसे देख लेता है, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो इन तीनों को जेल में बंद कर देता है। और केसी को एक बात समझ में आ जाती है कि फ्रैंक ने यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर देखने की जो मशीन बनाई है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इसी एनर्जी को वो जमीन पर भेजते हैं। और यही वजह होती है कि फ्रैंक धरती पर बड़ी आसानी से अपने मॉनिटर पर वो सब कुछ देख सकता है जो डेविड टुमारोलैंड में देख रहा
होता है। बस ये सब कुछ देखने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है और इस मशीन के जरिए जितनी भी पिक्चर्स आ रही होती हैं वो सब फ्यूचर की तबाही की होती हैं और सबको यकीन है कि फ्यूचर अब खत्म होने वाला है और ये सिग्नल धरती पर जा रहे होते हैं। इसलिए धरती पर इंसानों को ये तो पता है कि बहुत जल्दी धरती खत्म होने वाली है, लेकिन वो ये भी मान चुके हैं कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए वो धरती को बचाने के लिए ना कुछ कर रहे होते हैं और ना ही सोच रहे होते हैं। केसी फ्रैंक से कहती है कि अगर हम इस मशीन को यहाँ पर बंद कर दें तो जो नेगेटिव मैसेज यहाँ से धरती पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और इसके बाद इंसान पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। वो ये सारी बातें डेविड को बताती है, लेकिन डेविड उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि इंसान खुद ही मरना चाहते हैं। हर रोज मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन इंसान इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। हमने इस मशीन के जरिए उनके दिमाग में ऐसी इमेजेस भेजी जिससे उन्हें पता चल सके कि धरती तबाह हो रही है, पर वो कुछ करने के बजाय ये मान गए कि उनका खात्मा पक्का है। यहाँ पर केसी की बात बिल्कुल सही होती है। धरती पर वो लोग जो धरती को बचाने के लिए एनवायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, इस मशीन के मैसेज की वजह से उनके दिमाग में पहले से फीड हो चुका है ये धरती का एंड पक्का है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे होते। और अब डेविड इन तीनों को वापस धरती पर भेज रहा होता है और फ्रैंक को अलविदा कहने के लिए उससे हाथ मिलाता है। फ्रैंक डेविड के हाथ में लगे हुए गैजेट के कुछ बटन्स को दबा देता है जिससे यहाँ पर वो पोर्टल खुल जाता है जिसे धरती पर जाया जा सकता है और फ्रैंक के बीच में और डेविड के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों अब जमीन पर हैं। ये जगह पूरी तरह से सुनसान होती है। वहीं टुमारोलैंड में दिखाया जाता है जहाँ पर एथीना केसी को एक बॉम्ब देती है। ये बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होता है। दरअसल ये दोनों इस बॉम्ब को उड़ाना चाहते हैं क्योंकि इसे बंद नहीं किया जा सकता। ये बॉम्ब को ऑन कर देते हैं पर तब तक रोबोट उसे प्लेटफॉर्म के नीचे गिरा देता है जिसके ऊपर केसी खड़ी होती है जहाँ से वो मशीन को ब्लास्ट कर सकती है। अब यहाँ बॉम्ब ऑन हो चुका है और कुछ ही सेकंड्स में वो ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए एथीना पोर्टल का दरवाजा खोलती है और बॉम्ब को बाहर फेंक देती है जहाँ पर फ्रैंक और डेविड लड़ रहे होते हैं। बॉम्ब को देखने के बाद ये दोनों के दोनों पोर्टल के अंदर यानी कि टुमारोलैंड के लिए भागते हैं और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि ये दोनों तो अंदर आ जाते हैं लेकिन डेविड एक बहुत बड़ी मेटल की शीट के नीचे दब जाता है। यहाँ पर एथीना इस फ्यूचर देखने वाली मशीन में देखती है कि डेविड अगले चंद सेकंड्स में फ्रैंक को गोली मारने वाला है और जैसे ही फ्रैंक के ऊपर डेविड गोली चलाता है एथीना उसके आगे आ जाती है जिस वजह से फ्रैंक की जान तो बच जाती है, लेकिन एथीना का सिस्टम डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है यानी कि वो मर रही है। वही केसी को दिखाया जाता है जो डेविड के पास जाती है और उसे उसकी गन छीन लेती है। यहाँ पर फ्रैंक केसी को एक दूसरी जगह ले जाता है। एथीना उसे बताती है कि जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें टुमारोलैंड लाई थी तो हम दोनों के बीच में दोस्ती हुई, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फील करती थी जो मेरे प्रोग्राम ने पहले कभी नहीं किया था। मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई कि मैं एक रोबोट हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी और मायूस करना नहीं चाहती थी। टुमारोलैंड में सिर्फ मैं थी जिसे तुम पर यकीन था, पर जब तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे नाराज हो गए। दरअसल फ्रैंक भी एथीना से बहुत प्यार करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है तो उसका दिल टूट गया था। अब एथीना अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देती है और वो फ्रैंक से कहती है कि मुझे ऊपर मशीन तक ले जाओ और फ्रैंक जेट पैक पहनकर जो उसने बचपन में बनाया था उसे ऊपर ले जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नीचे डेविड को जो फंसा हुआ होता है उसके ऊपर गिरती है जिससे डेविड की मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि केसी अपने फादर और अपने भाई के पास जाती है। उसके फादर नासा के इंजीनियर हैं, इसलिए उसके फादर और उसके भाई को टुमारोलैंड में रहने की इजाजत मिल जाती है। फ्रैंक और केसी अब टुमारोलैंड के हेड हैं और जिस तरह से उन्हें पिन मिले थे अब वो अर्थ पर उन लोगों को जो मशीन टूटने के बाद अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं उन सबको पिन भेजते हैं ताकि वो टुमारोलैंड आकर अपनी इन्वेंशन को और भी अच्छे से करें और अर्थ को बचाया जा सके। अब 60 दिन पूरे हो जाते हैं और अर्थ को कुछ भी नहीं होता, यानी कि केसी की जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें